ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। तो पी एन और क्यू एन कोई दो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हैं। पी एन बाय क्यू एन अगर किसी अल्फा पे कन्वर्ज करता है, अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो पी एन और क्यू एन, पी एन बाय क्यू एन के पास क्या क्या चॉइसेस होंगी ये हम जानना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है, और पी एन बाय क्यू एन ये बोल रखा है कि ये अल्फा कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं हो सकता, इतनी बात हमें पता है। ठीक है, जैसे कि पी एन बाय क्यू एन अगर किसी अल्फा पे कन्वर्ज करता है, मान लो पी एन बाय क्यू एन कन्वर्ज करता है 2/3 पे, तो आप इस सीक्वेंस की हर एक टर्म 2/3 नहीं ले सकते। ठीक है ना? और जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस भी नहीं लिए जा सकते। एक बार नीचे आके इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये थोड़ा हेड। हम्म, हाँ, एक तो हो सकता है, एक हो सकता है, बिल्कुल। दोनों को लिया जाएगा तो दिक्कत आएगा, वही तो कह रही हूँ मैं कि पी एन बाय क्यू एन ट्रिवियली 2/3 के इक्वल नहीं हो सकता कि उसकी हर एक सीक्वेंस की टर्म 2/3 2/3 2/3 ऐसे आ जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम लिमिट में करते थे तो हम उस पॉइंट को छोड़ के उसके आसपास के पॉइंट्स पर लिमिट चेक करते थे, लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है। इसी तरह यहाँ पे जिसने लिमिट पढ़ी है उसको समझ में आ जाएगा, नहीं भी पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, उससे रिलेट कर लेना जब पढ़ना। तो अभी हम इस पे आते हैं कि अगर अल्फा के पास दो ही केस हो सकते हैं, अल्फा रियल नंबर है अल्फा, तो अल्फा के पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो नॉन जीरो होगा या जीरो होगा। मतलब हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यू एन हमेशा किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे कन्वर्ज करेगा, जैसे कि यहाँ हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैंने अब ऊपर लिखा भी था, ही रह गया था, लिमिट क्यू एन इज ऑलवेज प्लस और माइनस इन्फिनिटी। तो अगर अल्फा नॉन जीरो, इन केसेस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। अगर अल्फा नॉन जीरो है तो क्या होगा? अगर पी एन इन्फिनिटी को टेंड करता है, और एक और केस ले लेते हैं, जैसे कि हम किसी फाइनाइट के नंबर पे टेंड करता है कि पी एन, तो पी एन के पे अप्रोच करता है, पी एन इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा इस केस में, ऊपर वाले केस में, कि यहां से क्यू एन भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, प्लस और माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि अगर क्यू एन फाइनाइट नंबर पे किसी पे कन्वर्ज करता है, जैसे पी एन इन्फिनिटी पे कर रहा है ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज करता है, तो क्या गड़बड़ होगी कि ये कंप्लीट प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा। पर इन्होंने बोल रखा है कि ये किसी अल्फा, किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज करता है, ना कि इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे करेगा तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, पर इन्होंने बोल रखा है कि ये कन्वर्जेंट है, पी एन बाय क्यू एन कन्वर्जेस टू अल्फा है। ठीक है, तो ये केस नहीं होगा इसके अंदर। तो अगर पी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन क्यू एन ऑलवेज गोज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एक बार इस केस को एनालाइज करते हैं। अगर पी एन गोज टू किसी कांस्टेंट के पे जा रहा है तो क्या होगा इस केस में? देखो, पी एन के पास चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं। क्यू एन भी कांस्टेंट पे जाएगा, फिर वो कांस्टेंट सीक्वेंस वाला ही केस बन जाएगा। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस भी, जहां तक मुझे लग रहा है इसी के, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस भी ये नहीं हो सकते। इंटीजर्स के पास दो ही तीन ही चॉइसेस होती हैं। अगर पी एन किसी के को कन्वर्ज करेगा, तो अगर क्यू एन मान लेते हैं प्लस और माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, तब तो गड़बड़ है। देखो, जैसे पी एन के पे कन्वर्ज कर रहा है और नीचे वाला प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये तो कंप्लीट जीरो पे जाने वाला है। ठीक है, वो केस यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, वो नीचे डिस्कस होगा। ठीक है, तो पी एन मान लेते हैं कोई कांस्टेंट सीक्वेंस हो सकता है, पी एन किसी के पे कन्वर्ज कर रहा होगा, और अल्फा नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो फिर क्यू एन के पास क्या चॉइस बचेगी? आप कह रहे हो कि पी एन कन्वर्जेस टू के, ठीक है, फिर क्यू एन के पास क्या चॉइस बचेगी? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाली तो नहीं बचेगी। ठीक है, वो भी किसी न किसी नंबर पे कन्वर्ज करेगा। ऑसिलेटिंग भी नहीं हो सकता, आपको ही सोचे यहाँ पे ऑसिलेट कर जाएगा क्यू एन, नहीं। अगर पी एन के पे कन्वर्ज करेगा और नीचे वाला आपने ये क्यू एन को ले लिया -1 इस टाइप का सीक्वेंस, फिर तो ये गड़बड़ हो जाने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेटिंग टाइप का सीक्वेंस बन जाएगा, के और माइनस के पे जाने वाला।
तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ऑसिलेट करेंगे तो फिर दोनों करेंगे, इसलिए ऑसिलेटिंग में जैसे अगर ऊपर है -1 इंटू एन टाइप का सीक्वेंस, तो फिर नीचे भी -1 इंटू समथिंग की पॉसिबिलिटी आएगी, जैसे कि यहाँ पे n² हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब अगर ऊपर -1 है तो नीचे भी कुछ ऐसा ही होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा ये कंप्लीट सीक्वेंस। उन्होंने Pn/Qn को कन्वर्जेंट बोला है। ऐसे ऐसे आप केसेस बना के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हर केस को एकदम एक्सपैंड करके नहीं बताया गया है, लेकिन ये आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि ऑसिलेटिंग वाले केसेस भी कट जाएंगे यहाँ से। तो इसको एक बार छोड़ते हैं अभी ऑसिलेटिंग को, इसके बारे में बाद में सोचना। Pn अगर k पे जा रहा है तो आपको क्या समझ में आया इससे? Qn को भी किसी फाइनाइट क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे गया तो ये 0 आ जाएगा, और नहीं ले सकते ना 1+1/n, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर लेना है, ठीक है। इसलिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं तो फिर तो हजार बातें हो सकती हैं। यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि Pn और Qn दोनों सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। दोनों दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, वही बात है, ठीक है। दोनों कांस्टेंट पे जा रहे हैं, इसका मतलब या तो इवेंचुअली कांस्टेंट टाइप के हैं या कांस्टेंट टाइप के हैं, ये केसेस नहीं आ सकते इसके अंदर। तो जैसे मान लेते हैं Qn किसी L पे कन्वर्ज करेगा, फिर ये वही कांस्टेंट वाला केस हो जाएगा, तो ये केस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि इफ Pn गोज टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी देन Qn ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी, तो फिर वही केस डिस्कस होगा। तो Pn के पास भी यही चॉइस है कि वो प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। हाँ, ऑसिलेटिंग वाला भी मैंने काट दिया, ऑसिलेटिंग भी नहीं हो सकता। हाँ बोलो न्यानिश। -2 वो फिर वही बात हो जाएगी, देखो सही बात पूछी आपने, -2 और -1 तो ऊपर भी -1 है, नीचे भी -1 है। वैसे आपका सीक्वेंस एक्चुअल में ये बना है 2 सीक्वेंस ऑफ इंटीजर है, ठीक है, और नीचे 1 बन जाएगा, एक्चुअल में ये सीक्वेंस बना है। तो फिर आप इसकी कन्वर्जिंग पॉइंट देखो, ये किस पे जा रहा है, प्लस और इन्फिनिटी पे जा रहा है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी पे जा रहा है, -1 इंटू 2 ऊपर। अच्छा, तो ये बन जाएगा -1 इंटू 2, तो फिर ये आपने कांस्टेंट सीक्वेंस लिया न्यानीश, 2/1। मतलब कन्वर्ज ठीक है, उस पे कर जाएगा ये 2/1 यानी 2 पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाँ बोलो न्यानिश। हाँ हाँ हाँ। अगर पी हाँ, अगर Pn इस तरीके का कोई अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होगा, रो 2 पे कन्वर्ज कर गया, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ से यही केस बचते हैं हमारे पास। If Pn and Qn are sequence of integers and Pn by Qn goes to alpha, where Pn by Qn is not equal to alpha, then limit n approaching to infinity Qn, ये निकालना है। हम्म, हाँ, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है वो नहीं हो सकता है। -2 है इस सीक्वेंस। हाँ ये ठीक है, ये गलत एग्जांपल।
n=1 लोगे तब भी तो देखो, ये एग्जाम्पल यही है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे इसको खोलो एक बार, ये क्या बनेगा, -2/-1, फिर 2/1, फिर -2/-1, फिर 2/1। वही है कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस ही बन रहा है। हाँ, तो वो भी तो 2/1 ही है, सारे 2/1 ही। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। वही मैं कह रही हूँ कि अगर दोनों को वही अल्टरनेटिंग टाइप का लोगे, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग ऐसा लोगे तो गड़बड़ होगी। और फिर आप अगर ऐसा सोच लो कि मैं कुछ और ले लूंगा, मैं ऐसा ले लूंगा कि -1n इंटू एन, इस टाइप का कुछ ले लूंगा, तब भी गड़बड़ होनी है। मान लो नीचे कुछ भी ले लिया हमने, ऊपर n+1 और नीचे नीचे n, तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, -1n+1 इंटू 2 और नीचे इंटू n। अच्छा, और नीचे -1 n ले लो। हाँ, तो ये -2 हो जाएंगी, फिर ये -2 पे कन्वर्ज कर जाएगा। इसकी सारी टर्म्स -2 इस टाइप की है। ये भी कांस्टेंट ही बन गया। मतलब Pn/Qn एज अ होल जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट नहीं बनना चाहिए, ये बात है यहाँ पे। ठीक है ना, इसकी टर्म्स खोल के देखोगे -2 ऐसी बनेगी। ऊपर -1 है, नीचे भी -1 है, कैंसिल हो जाएगा, -2 कांस्टेंट सीक्वेंस बचेगा। तो ये केस भी कंसिडर नहीं किया जा सकता, एक ही केस है। हाँ, वो इन्फिनिटी ही बचेगा, तो Qn विल गो टू इन्फिनिटी इन दिस केस। और अगर अल्फा 0 हुआ तो Pn/Qn विल गो टू 0, it will approach to 0 as n tends to infinity। तो फिर क्या होगा, देखो Qn के पास तो बस एक ही चॉइस बचेगी, क्योंकि Pn/Qn अगर 0 पे जा रहा है, मैंने बताया था आपको कौन सा बिहेवियर, डोमिनेटिंग बिहेवियर। अगर Pn/Qn एक रैशनल सीक्वेंस 0 पे जा रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला पक्का उसको डोमिनेट कर रहा है, ऊपर वाले को। तो नीचे वाले को तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे ही जाना पड़ेगा। ऊपर वाला फाइनाइट पे भी जा सकता है, जैसे कि मान लो 1 पे टेंड कर रहा हो, नीचे वाला प्लस और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर वाला प्लस माइनस इन्फिनिटी पे भी जा सकता है, इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ अभी आपको। नीचे वाला भी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जाए, फॉर एग्जांपल इन दोनों के लिए मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ऊपर वाला आप कांस्टेंट सीक्वेंस कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को आप 1 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस ले लोगे, ठीक है, हमने Pn को ये ले लिया। नीचे वाले को आप क्या लोगे, नीचे वाले को क्या लोगे, n ले लो, n सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, सारी टर्म्स ही आ जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/n, इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा, एंड दिस गोज टू 0। इसके लिए आप कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर करोगे कि ऊपर वाला भी इन्फिनिटी पे जा रहा हो, नीचे वाला भी इन्फिनिटी पे जा रहा हो, बट स्टिल इनकी जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो 0 आ रहा हो। किसी के दिमाग में कोई आ रहा है एग्जाम्पल, बहुत इजीली मिल जाएगा एग्जाम्पल, n/n²। ठीक है, Pn/Qn, तो ये 0 पे अप्रोच करने वाला है, 1/n ही बनेगा। इस तरीके का केस भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाले के लिए गारंटी है कि दिस विल ऑलवेज गोज टू 0, सॉरी, दिस Qn विल ऑलवेज टेंड टू इन्फिनिटी। और ऊपर वाले में और केस बना के देखना, नीचे वाले में तो कंफ्यूजन कम होती है, ऊपर वाले में ज्यादा होती है। अगर किसी के दिमाग में अभी भी कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो मुझे बताए, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, और अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे दोबारा कंफ्यूजन हुई थी। तो कोई दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है तो उसको हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे, केस 1 के लिए, केस 2 के लिए भी कुछ आ रहा हो, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और अभी भी नहीं आ रहा तो कल क्लास में आके बता देना, ठीक है, कि आपको तो लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हम्म, आवाज कट रही है एक तो आपकी, फिर से बोलो।
पी एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्यू एन भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और पी एन के पास चॉइस ही बच जाएंगी कि पी एन इन्फिनिटी को टेंड करे केस वन के अंदर, क्योंकि पी एन अगर के को टेंड कर रहा है, हमने देखा पी एन टेंड्स टू के, तो फिर क्यू एन के पास यहाँ पे एक ही चॉइस बचती है कि क्यू एन भी किसी एल को कन्वर्ज करे। बस मुझे एक इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि इवेंचुअली कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसको मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगी। इवेंचुअली कांस्टेंट ये दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। बाकी फिर आपके पास क्यू एन के लिए यही चॉइस बचेगी कि वो फिर एल पे जाए। कैसे? हाँ, एक हाँ वही बात है कि उस केस में भी इसकी कन्वर्जेंस ट्रिवियल ही हो जाएगी। हम्म मैं समझ गई आपकी बात। कोई भी बता दो एग्जांपल, जैसे कि पी एन को ले लो, 112222। क्यू एन को ले लो, 0 0 0, सॉरी 0 तो नहीं लेंगे, 3 4 5 6 1 1, इसके आगे की सारी टर्म्स 1 1 1 है। एक पॉइंट के बाद इसकी टर्म्स क्या बन जाएंगी, 2/1 बन जाएंगी ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 के बाद 4 के बाद फिर 5 के बाद पी एन बाई क्यू एन। हाँ, तो उस लाइन का मतलब यही है। उस लाइन का मतलब यही निकल के आएगा कि ट्रिवियली ये अल्फा के इक्वल नहीं हो सकता कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। वही बात है कि ट्रिवियली उस पे अल्फा पे कन्वर्ज नहीं कर सकता, करना है तो किसी और तरीके से करे, यही मतलब है। ठीक है, और केस वन के अंदर जो अलग अलग केसेस बनाओगे फिर उनकी हेल्प से अल्फा 0 आ जाएगा, फिर वो केस टू के अंदर फॉल कर जाएगा। आपको समझ में आएगा जब आप अलग अलग उसमें एग्जाम्पल लेके देखोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कई केसेस में अल्फा 0 आ रहा है, फिर वो नीचे वाले केस के अंदर फॉल करेगा। करके देखना, इसको जरूर दोबारा देखना, और फिर कल क्लास में आके फिर से डिस्कस करना इसको। ठीक है, इसी की हेल्प से खैर हम आगे जाके कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे थॉमस फंक्शन की। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स की रिस्ट्रिक्शन आपको पता होनी चाहिए, या तो वो ऑसिलेटिंग टाइप का हो सकता है, या प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जा सकता है, या इवेंचुअली कांस्टेंट हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। इस तरीके की 4 5 बातें कर सकते हैं हम उनके बारे में। तो यहाँ पे ये था, और ये सब बातें इसमें नहीं लिखी हुई है, इसलिए नोट करना जरूरी है। नोट कर लेना, अगर अभी भी नोट नहीं किया तो बाद में कर लेना, मैं इसको अपलोड कर ही दूंगी ये पीडीएफ जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, उन्होंने ये वाला भी इसी से कर रखा है। ड्रिचलेट फंक्शन पढ़ा है किसी ने? ड्रिचलेट फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कुछ रैशनल नंबर्स आप ले लो, उस पर तो एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर दो फंक्शन की, और इरेशनल नंबर्स पे कुछ और पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर दो। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, मैं एक फंक्शन का एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे हम कोई फंक्शन कंसिडर करते हैं, डिरिचलेट फंक्शन, देखो डिफाइन आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डिरिचलेट फंक्शन में बस एक बात का ध्यान रखना है, ये जो फंक्शन होता है इसमें कुछ ए वैल्यू यहाँ लेनी है, बी वैल्यू यहाँ लेनी है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू रैशनल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ ए, और इरेशनल नंबर्स के लिए, जिनको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू बी लेता हूँ। ठीक है, ए और बी को हम इस केस में कुछ डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि 1 और -1 कर लेती हूँ। ये फेवरेट होता है सबका। तो ये ग्राफ इसका कैसा दिखेगा, बड़ा अजीब सा दिखेगा, कहीं कहीं तो
रैशनल्स पे तो ये 1 1 वैल्यू ले रहा है और इरेशनल्स पे तो ये -1 1 वैल्यूज ले रहा है। कुछ ऐसा डॉटेड सा ग्राफ होगा, आप ग्राफिकली भी देखोगे जाके। ठीक है, पी और क्यू के लिए भी, ए और बी के लिए भी कुछ ऐसा ही, बस ऐसे दो डॉटेड लाइंस आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही होंगी डिरिचलेट फंक्शन के अंदर। जिस तरीके से भी आप डिफाइन करते हो उस पर डिपेंड करेगा, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की शक्ल में होगा। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी किसी पॉइंट पर या नहीं। एक सीक्वेंस अगर हम कंसिडर करें, अच्छा एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं 1/n। ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स है या इरेशनल्स? अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता देती हूँ। लिमिट एग्जिस्ट करने और ना करने में हमने कल ये पढ़ा था ना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ कोई सीक्वेंस पी एन हो, कोई सीक्वेंस क्यू एन हो, मान लेते हैं पी एन भी ए को कन्वर्ज करे, क्यू एन भी ए को कन्वर्ज करे, बट एफ ऑफ पी एन किसी L1 को कन्वर्ज कर जाए और एफ ऑफ क्यू एन किसी L2 को कन्वर्ज कर जाए, और L1 और L2 डिस्टिंक्ट हो, तो ये कब होता है? इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब दो सीक्वेंस थे, दोनों ही ए पे कन्वर्ज कर रहे थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, ये याद रखना। ए पे उस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ दो सीक्वेंसेस लें पी एन एंड क्यू एन, दोनों ए पे कन्वर्ज कर रही हूँ। ए कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक करेंगे फंक्शन की? वो दोनों तो ए पे कन्वर्ज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही हम एफ ऑफ पी एन निकालें और एफ ऑफ क्यू एन निकालें, वो किसी अलग अलग नंबर L1 और L2 पे कन्वर्ज करें, L1 और L2 अलग अलग नंबर्स पे कन्वर्ज करें, या कोई एक इनफाइनाइट आ जाए, कुछ ऐसी गड़बड़े हो, तब हम क्या कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली केस। इस क्राइटेरिया को सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स में भी देखा जा सकता है। मैं रिवाइज करा दूं इस चीज को। मोनिका, पढ़ा है आपने? क्लास देखी थी क्या कल वाली? हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ, आप लोग ही मुझे बताओगे जिसने कर रखा है। जैसे कि मैं इसका चलो सिंपल ही एग्जांपल देती हूँ फिर से। हाँ, आज ही कर दूंगी, कर ही देती हूँ, वैसे है नेट होता है तो 10 11 बजे तक हो जाती है अपलोड। इसकी लिमिट हमें निकालनी थी। इसकी लिमिट कैसे निकालते थे हम? हमें नहीं पता इसकी लिमिट क्या आने वाली है। ये ऐसा दिखता है कुछ साइन 1/0, मतलब साइन इन्फिनिटी। हमें नहीं पता साइन एज इन्फिनिटी जब अप्रोच करती है इसकी, साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या आता है हमें नहीं पता, क्योंकि साइन एक बाउंडेड फंक्शन है और बाउंडेड में इन्फिनिटी पे जाके इसका कैसा बिहेवियर होता है पता नहीं। या फिर हम बोलें कि साइन 1/x का 0 के आसपास कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, हमें ग्राफिकली पता है ये थोड़ा अजीब सा ऐसा ऐसा दिखता है। मुझे आपकी ग्राफ की क्लास भी लेनी थी, मुझे अभी याद आया, चलो लेते हैं 1 2 दिन में। तो कुछ ऐसा होता है, ये 0 के आसपास साइन 1/x का ग्राफ है, 0 के आसपास ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्या होती है हमें नहीं पता। ठीक है, उसी पे हम बात करेंगे। तो उसको हम कैसे करें? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके का फंक्शन कंसिडर करें सो दैट हम इसका प्रूव कर पाए कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, हमें जो पहली बार नहीं कर रहा उसको पता है कि साइन 1/x ही 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की हेल्प से हम प्रूव करेंगे। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलने में काम आता है, लिमिट एग्जिस्ट बोलने में काम नहीं आता, ये बात याद रखना। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कोई बताएगा? मैं आज बुक अपलोड कर दूंगी, वो वाली मैं बोल रही थी, फॉर ऑल हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए एन कन्वर्जिंग टू ए, एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एल।
बट ये यूजफुल नहीं है क्योंकि हमें दुनिया जहान के सारे सीक्वेंसेस को यूज करके चेक करना पड़ेगा और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा कि हम सारे सीक्वेंसेस लें फिर उनका कन्वर्जिंग पॉइंट चेक करें एफ ऑफ एन करते रहें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे इसके लिए, फिर भी नहीं हो पाएगा ये। तो इसका क्या काम की चीज है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो हम बोलते हैं वो काम की चीज है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर। इसी रिजल्ट से बना है ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का प्रूफ। तो इसमें क्या कहा जाता है कि एफ ऑफ पी एन एफ ऑफ क्यू एन दो अलग अलग L1 L2 पे कन्वर्ज कर जाए तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके अंदर हमने क्या लिया था, एक सीक्वेंस लिया था कल, हमें जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है उस पे कन्वर्ज करने वाले सीक्वेंसेस कंसिडर करने हैं। तो पी एन एक सीक्वेंस ले लो, क्या लिया था कल हमने 1/n पाई। क्यू एन एक सीक्वेंस ले लो 1/n पाई प्लस पाई/2, 2n पाई ले लो, ज्यादा सही रहेगा। पी एन भी कन्वर्जेस टू जीरो, क्यू एन भी कन्वर्जेस टू जीरो। अब ये इतनी अजीब सी शक्ल वाले सीक्वेंसेस मैंने क्यों लिए हैं, जब मैं एफ ऑफ पी एन निकालूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। साइन ऑफ, अब 1/x करना है तो पहला तो बन जाएगा साइन ऑफ 2n पाई, दूसरा हमारा क्या बन गया था साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2। तो पहला वाला तो कांस्टेंट सीक्वेंस जीरो बन ही रहा है तो ये कन्वर्ज टू जीरो हो गया। दूसरा वाला क्या बन रहा है साइन पाई/2, 1/x ना, 1/1/2n पाई, 1/1/2n पाई, ये ऊपर चला गया। इसी एफ ऑफ पी एन किया ना, एफ ऑफ पी एन क्या है साइन ऑफ पी एन, साइन ऑफ 1/1/2n पाई, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 2n पाई ये बन गया। तो इसकी सारी टर्म्स क्या बनेगी 0 0 0 0, मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस 0 0 0 बनेगा। किस पे कन्वर्ज करता है, ऑब्वियसली जीरो पे कन्वर्ज करता है। ये वाला सीक्वेंस क्या बनेगा, इसकी सारी टर्म्स 1 1 1 1 आ जाएंगी, साइन पाई/2, साइन 360 प्लस थीटा, डबल एंगल प्लस थीटा, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन है ये। तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी 1 1 1 1 1, तो ये 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा ये सीक्वेंस। एक सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो एफ L1 की वैल्यू यहाँ से क्या आई, L1 की वैल्यू आ गई 0, L2 की आ गई 1, L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ऊपर वाला जो क्राइटेरिया मैंने लिखा था उसको याद करो। इसके हिसाब से हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की क्योंकि L1 और L2 दो अलग अलग नंबर्स आ गए, ठीक है ना। तो इस वजह से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हम बोल देंगे। एक काम और करो, होमवर्क आप सब लोग, लंबा चौड़ा कहाँ था, 2 स्टेप का काम है ये। लंबा चौड़ा तुम्हें लग रहा है क्योंकि पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे अजीब अजीब आएंगे तो हमें सोचने होते हैं। कॉस 1, मोनिका आप एक काम करो, कॉस 1/x, हाँ पी एन और क्यू एन ऐसे चूज करने हैं सच दैट एफ ऑफ पी एन और एफ ऑफ क्यू एन कुछ ऐसे सीक्वेंस बने जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए। एफ ऑफ पी एन कुछ ऐसा कर दिया है, साइन ऑफ 2n पाई मुझे पता है वो 0 आने वाला है, उसकी सारी टर्म 0 0 0 है, वो 0 पे जाएगा। फिर उधर प्लस पाई/2 कर दिया, क्यू एन तो अभी भी 0 पे ही कन्वर्ज कर रहा है, प्लस पाई/2 करने से क्या हुआ, कुछ चेंज आएगा साइन में जाते ही इसके अंदर। तो जैसे ही साइन में गया ये 1 1 1 1 दे दे, हाँ वैल्यूज अलग अलग देगा ना, साइन 2n पाई प्लस पाई/2। अब ये 0 नहीं देगा, ये 1 1 1 1 देगा, तो ये 1 पे कन्वर्ज करेगा। ये हमें पहले से पता है, हम अपनी चाल चल रहे हैं कि कुछ अलग हो जाए, L1 और L2 अलग अलग आ जाए, ठीक है। एक बार cos 1/x के लिए सोचो, बाकी लोग इसके लिए एक बार ट्राई करो। बोलो ज्ञानेश। ये बाकी सबके लिए, ये मोनिका के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 मैंने सही दिया है, मैंने कुछ गड़बड़ दिया है, 1 सेकेंड। हाँ बोलो 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 ज्ञानेश बोलो। 0 उसकी डोमेन का लिमिट पॉइंट,
हाँ लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन डोमेन का एलिमेंट नहीं। इसकी डोमेन क्या बनेगी? इसकी डोमेन बनेगी पूरा आर बनेगी, एक्स जीरो को छोड़ के। डोमेन निकाल लो ना फंक्शन की। साइन 1/x, हाँ, आर माइनस जीरो। इसका लिमिट पॉइंट है जीरो, बस ये चेक करना है आप। ये इसकी डोमेन होगी। ठीक है ना? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी। बस डोमेन का लिमिट पॉइंट जीरो है कि नहीं है वो चेक करना है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी बेसिक आती है ना? नहीं आती तो पुराने लेक्चर देख लो, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। जीरो टू इन्फिनिटी। अब जीरो इसका लिमिट पॉइंट तो है ही, इधर पड़ा है जीरो। जीरो की नेबरहुड ले लो, जितनी भी छोटी नेबरहुड लोगे राइट हैंड साइड से, जितनी भी छोटी नेबरहुड लोगे उस हर एक नेबरहुड में इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड पे, सॉरी सीक्वेंस नहीं, राइट हैंड साइड पे इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ द सेट है, इसलिए जीरो लिमिट पॉइंट है। जीरो पे ओपन भी होता तब भी जीरो लिमिट पॉइंट था, क्योंकि राइट हैंड साइड से जितने नेबरहुड आप बनाओगे छोटे से छोटे, उन सभी नेबरहुड्स में क्या है ये वाला चेक करना। बाकी सब मैं समझा रही हूँ, तब तक आप खाली मत बैठो। ज्ञानेश, बाकी जितनी भी नेबरहुड्स बनाएंगे, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? अब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, आज तीसरी क्लास है ना। फर्स्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। बचपन में हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबके लिए सच नहीं होता। ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? मैं स्क्रॉल कर लूँ नीचे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन एक्स, करो बाकी सब। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो रूट एक्स। अब इसका लिमिट पॉइंट जीरो है, चलो ठीक है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू चेक होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि लिमिट चेक नहीं होगी जीरो पे। जो ये बोल रहा है वो गलत कह रहा है। लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट पे चेक होती है, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है, लेकिन लिमिट कहाँ से चेक होगी? क्या आप इधर से अप्रोच करते हुए आओगे जिस साइड पे कोई भी लिमिट, कोई भी पॉइंट ही नहीं है आपकी डोमेन का, या आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए आओगे जिधर हर एक पॉइंट डोमेन का है मौजूद? सीधी सिंपल सी बात है, देखो, इधर राइट हैंड लिमिट और इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, दो बातें करते थे हम। अब तक दो बातें पढ़ते आए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दो ही बातें करेंगे हम जब तक वन वेरिएबल में फंक्शन में काम कर रहे हैं। टू वेरिएबल्स आगे आएगा, उसमें तो अलग बातें होंगी। अभी हम दो ही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं रियल लाइन को, या तो लेफ्ट से आओ या तो राइट से आओ। राइट से आए तो हमने देखा बड़े सारे पॉइंट्स थे इधर, ये बड़े सारे पॉइंट्स पड़े थे, ये सारे किसके पॉइंट्स थे? डोमेन के पॉइंट्स से, ठीक है, हम अप्रोच करते करते आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आप इसलिए अप्रोच नहीं कर पाओगे क्योंकि इधर कोई भी पॉइंट नहीं पड़ा है डोमेन का। नहीं नहीं, आंसर जीरो आएगा। आंसर जीरो इसलिए आएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट से आप, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो ना जीरो को। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ये नहीं बोलेंगे, ये बोलने का तरीका गलत है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं की जा सकती, ये लिखना गलत है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव रूट एक्स, ये पूछ लिया किसी ने आपसे तो ये क्वेश्चन गलत है, उसके पूछने का तरीका गलत है। ये नहीं है कि आप डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे इसको। बाई चांस पूछ भी लिया तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखना, बाकी मुझे नहीं लगता ऐसे पूछा जाएगा क्योंकि ये तरीका गलत है पूछने का, क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं की जा सकती। लेफ्ट हैंड से आप अप्रोच ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे रास्ता ही नहीं, आप कहीं जा रहे हो सड़क पे, हम्म,
कौन सी वेबसाइट थी मुझे बताना ज़रा, या लिंक सेंड करना। हाँ शेयर कर देना। इसका आंसर जीरो आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, ऐसे लिखा जाएगा एक तो इसको, रूट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैंने सिर्फ इतनी बात कह दी जो मैंने ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये जो बॉक्स करा हुआ है मैंने, सिर्फ इतनी बात बोल दी तो इसका मतलब यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अंडरस्टूड है वो। जहाँ पे रास्ता नहीं है वहां पे आप कैसे जाओगे। लिमिट पॉइंट है, सबसे पहली कंडीशन मैंने कहा था कि लिमिट निकालने से पहले लिमिट पॉइंट चेक करो, क्योंकि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -3 रूट एक्स, तो आपने इसका क्या आंसर निकाला था। लिमिट पॉइंट ही नहीं, हाँ लिमिट की बात ही नहीं की जा सकती, वैसे क्वेश्चन ही गलत है। हाँ नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट एक अलग चीज हो गई, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं की जा सकती ना। चलो वो लैंग्वेज लैंग्वेज का फेयर हो सकता है, पर ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, ये जो मैंने नीचे सर्कल कर रखा है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि लिमिट लिमिट पॉइंट पे ही चेक की जाती है जहां से। अब -3 एक आइसोलेटेड पॉइंट है, सोचो, मान लो -3 आपकी डोमेन में भी होता है, यहाँ तो खैर डोमेन में भी नहीं है, मान लेते हैं चलो डोमेन में भी होता। अब ये आइसोलेटेड सा पॉइंट पड़ा है, इधर आपकी डोमेन है और इधर आपकी डोमेन है और बीच में -3 कहीं पड़ा है, कोई कह रहा है इस पे लिमिट चेक करो। लिमिट चेक करने के लिए -3 का होना या ना होना तो मतलब मैटर करता नहीं है। मैंने कहा था कि वो पॉइंट डोमेन में हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके आस पड़ोस के पॉइंट्स तो होने चाहिए, कुछ पॉइंट जिनकी हेल्प से हम अप्रोच करते करते उस पॉइंट तक पहुंचे। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। मतलब आपसे कोई कह रहा है, कोई नदी है, उसके बीच में कोई आइलैंड है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो, आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आइलैंड पे आपको पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, बाय एयर जाओगे, तैर के जाओगे, तैरना भी नहीं आता मान लो आप, या आप एकदम ऐसा लग रहा है चोंच निकल गई है, ऑस्ट्रिच जैसा लग रहा है, तो चलो कोई बात। आइलैंड पे इस पे पहुंचना है, आपको तैरना आता नहीं है और ना आपके पास उड़ने का कोई साधन है, ना आपके पास जहाज है, तो आप कैसे पहुंचोगे इस आइलैंड पे। बीच में थोड़े बहुत पत्थर पड़े हों तो आप इन पे पैर रख के चले जाओगे, जैसे एक टकेशीज कासल किसी ने देखा होगा, उसमें वो स्टोन वाला गेम होता है जो, जिसमें पैर रखते रखते चले जाते हैं, एटलीस्ट उतना हो। पर ये जो नदी है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्टोन्स नहीं पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, बीच में 3 किलोमीटर तक ये नदी है और आपको वहां पे पहुंचना है और आपको तैरना नहीं आता, आपको पता है आप कूदोगे तो मर जाओगे, तो क्या आप फिर भी कूदोगे। पहुंचना आपको आइलैंड तक है, चलो आप कूद भी गए, बीच में आप मर जाओगे, तो आइलैंड तक तो फिर भी नहीं पहुंच पाओगे ना। वो वाली बात हो गई कि यहाँ पे आपको लिमिट पॉइंट्स तो चाहिए, उस पर पहुंचने के लिए आपको कोई सहारा चाहिए, कोई रास्ता तो चाहिए ना, चाहे जहाज हो, चाहे बाय एयर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बाकी मुझे वो वेबसाइट का लिंक भेजना। ये बताओ, ड्रिशलेट से आते आते हम इस पे आ गए, चलो ड्रिशलेट पे भी वापस जाते हैं। हाँ यही करा रही हूँ पहले। क्या होगा, बोलो बोलो। हम्म, बाकी सब लेके देखो इसके लिए क्या हो रहा है, आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है इससे। ठीक है, देखो अभी मैं उस बात पे भी आऊंगी कि इन्फिनिटी अगर, डज नॉट एग्जिस्ट है, हाँ, वो बात सही है, डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगी। ये 8 बजे सबका नेटवर्क क्यों हिलने लगता है मुझे समझ में नहीं आता।
खराब हो जाता है, मेरा तो नहीं होता ना। अब मोनिका के क्वेश्चन पे एक बार आते हैं। मोनिका, आपने क्या किया बताओ, यही लोग आपकी हेल्प करेंगे। कुछ समझ में आया? कोई दो सीक्वेंस। पहले तो आपको क्या सोचना था, जीरो पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस सबसे पहले, क्योंकि जीरो पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। हाँ, मतलब ऐसा सोचना है कि कुछ अलग अलग वैल्यूज आए, तो आपने कुछ सीक्वेंस सोचा होगा। अब जैसे यहाँ पे आप वही सोचने लगते जो आपने एक सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया। कांस्टेंट मत लो, कांस्टेंट नहीं लेने होते, मैंने बताया नहीं। कांस्टेंट को छोड़ के जो सीक्वेंसेस हैं वो लो। जैसे यहाँ पे पी एन और क्यू एन जो मैंने माने थे, ये दोनों कांस्टेंट नहीं थे, कांस्टेंट नहीं लिए जा सकते। यहाँ पे लिख लो कहीं पे, पी एन इज नॉट इक्वल टू ए, क्यू एन इज नॉट इक्वल टू ए। कांस्टेंट के अलावा कुछ सोचो। जैसे 1/2n पाई आप सोचते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती? एक 1/2n पाई और एक 1/2n पाई प्लस पाई/2। जैसे आप करते, इसको सोच लो, कॉस ऑफ 1/2n पाई करते तो ये कॉस 2n पाई आ जाता। दूसरा करते तो वो वाला बन जाता कॉस 2n पाई प्लस पाई/2। इसके लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके लिए 0 आ रहा है, तो आ रहा है कुछ ना कुछ। सही है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक किया है ना मैंने? समझदार बच्चों बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट। कल हमने यही एग्जाम्पल लिया था, फिर मैंने कहा था इसमें और एग्जाम्पल भी सोच के आना। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। सीक्वेंस यही ली हमने, काम बन गया ना। 1 और 0 अलग अलग आ गए इसमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही लेना है। फिर मैंने इनको होमवर्क भी दिया था, कोई नहीं करके आए। देखो, और भी ले सकते थे हम, ये तो चलो हो गया। इसके अलावा भी सोच सकते थे। एक ले लो कॉस ऑफ, सॉरी, एक पी एन वाली सीक्वेंस 1/n पाई अगर हम ले लें। देखो, ऐसे भी किया जा सकता है। पी एन को 1/n पाई ले लिया, कॉस ऑफ दिस किया, तो कॉस ऑफ n पाई बचेगा। तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ n पाई। अब ये क्या होता है, -1/n। ये इवन ऑड पे डिपेंड करता है ना, ये 1 पे भी जा रहा है, -1 पे भी जा रहा है, ये भी गड़बड़ है। या तो ऐसा ले लो, चलो ये मेथड मेथड वाइज इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में जो मैंने तरीका आपको बताया है। इसी को दो सीक्वेंसेस में भी आप डिवाइड कर सकते थे। यहाँ पे 1 और -1 अलग अलग आ गए, मतलब यहाँ से ऑसिलेटिंग टाइप का कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है आपको, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ये एलिमेंट। चलो, हमें नहीं पसंद आया तरीका, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। अगर पी एन हम ऐसा ले लेते 1/2n पाई से, क्यू एन को मैं क्या लिख देती, 1/2n+1 पाई। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कॉस की एक प्रॉपर्टी का फायदा उठाया है। कॉस ऑफ इवन पाई क्या होता है और कॉस ऑफ ऑड पाई क्या होता है, याद है किसी को? इवन पर 1 होता है और ऑड पर -1 होता है। 10th क्लास की बुक उठा लेना, उसमें सब लिखा हुआ है। 11th 12th 11th की क्लास की बुक में भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, कम ऑन। इतना तो आना चाहिए सबको, ठीक है ना? नहीं आता तो अब कर लेना देख के, मुझे भी नहीं आती थी। क्या? देखो, कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है। उसके लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट का काम है, उठा के देख लेना। और कहीं पे जैसे फॉर्मूलेज वगैरह तो लिखते रहो ना साइड बाय साइड, क्योंकि एग्जाम डे पे आप सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, हो जाएगा काम आपका। वो तो साइड बाय साइड आप करते रहो। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ये सब तो चीजें बेसिक बेसिक आनी चाहिए। कब क्या यूज हो जाए पता नहीं होता। इस पे कॉस लगाओ, कॉस ऑफ 2n पाई। इस पे कॉस लगाया, कॉस ऑफ 2n+1 पाई। दिस गोज टू 1 एंड दिस गोज टू -1। अब अच्छा दिख रहा है, ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस की हेल्प से मैंने लेके दिखाया। दिस इज L1,
दिस इज L2, दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब काम नॉट इक्वल में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आए। धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पहले क्या होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन एक्स। अब आप इसमें कोई सीधा तरीका लगाने की कोशिश करोगे, इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी। अब आपको नहीं पता साइन इन्फिनिटी क्या है, ठीक है। अब कोई कहेगा इन्फिनिटी इंटू बाउंडेड इज इन्फिनिटी, ऐसा कोई सोच रहा था? वेरी गुड, सोचा तो कम से कम। इस पे आगे बात करते हैं। cos 1/x सबको क्लियर है, इस पे बात करते हैं। x इंटू साइन एक्स। अब ये है इन्फिनिटी। एक मोटा मोटा आइडिया तो देखो हम लेते ही है ना कि ये इन्फिनिटी आ रहा है, अच्छा डायरेक्टली पुट करके देखते हैं। ये साइन इन्फिनिटी आ रहा है, अच्छा, लेकिन साइन इन्फिनिटी के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात सोचो, इधर इन्फिनिटी आ रहा है, इधर ये साइन तो जीरो भी तो हो सकता है। नॉन जीरो हुआ तो इन्फिनिटी इंटू नॉन जीरो इज इन्फिनिटी, ठीक है वो। लेकिन जब साइन जीरो होगा, व्हेन साइन विल बी जीरो, साइन कोई भी वैल्यू ले सकता है -1 से 1 के बीच में, इन्फिनिटी के पास जाके भी, ठीक है। बहुत लार्ज एक्स वैल्यूज के लिए -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज ले सकता है और इनके बाहर नहीं ले सकता, हमें पता है। लेकिन जब जब साइन जीरो होगा तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बनेगी। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इसका खास नाम क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ फाइनाइट नंबर आ सकता है, नॉन जीरो जीरो कुछ भी आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है। खैर, वो अलग अलग तरीके होते हैं करने के, पर यहाँ पे हम सीक्वेंस के वे में देख रहे हैं। तो मैं इस पे आती हूँ, इसकी लिमिट निकालते हैं। एज अ फंक्शन इसकी लिमिट निकालते हैं, एज अ सीक्वेंस इसकी लिमिट निकालते हैं, जैसे भी हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे x इंटू साइन एक्स एक फंक्शन दे दिया, एज अ फंक्शन ट्रीट करो इसको और इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट पूछिए। तो हमें पता है इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी में प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, जब ये जीरो होगा तब इन्फिनिटी इंटू जीरो वी डोंट नो। इन्फिनिटी इंटू 5 क्या आएगा, या इन्फिनिटी इंटू -5 क्या आएगा? दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। और देखो यहां से भी हिंट लग रहा होगा आप लोगों को, इन्फिनिटी भी आ सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। सो 5, तो 5 के लिए सॉरी, लेकिन ये 1 हो गया मान लो, और ये -1 हो गया। 1 और -1 से बाहर नहीं जाएगा, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी तो हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है। यहीं से आइडिया लग रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट की सेंस में जा रहा है ये। तो अब हम सीक्वेंसेस को यूज करते हैं। तो निर्माल्या ने क्या सीक्वेंसेस लिए थे? 2n पाई लिया था, और दूसरा हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है, इसका आंसर जीरो भी आ सकता है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। और जब एक लिमिट बहुत सारी वैल्यूज लेती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही तो बोलते हैं। इसमें और एग्जाम्पल आप सोच लेना, और क्या सोच सकते हो सोच के देखो। बाकी सभी, इसने तो चलो निर्माल्या ने तो ये सोच लिए, और भी आप लोग सोच सकते हो। 2n पाई साइन 2n पाई, तो साइन 2n पाई आप जानते हो जीरो आएगा, 2n पाई। तो ये जीरो इंटू दिस, मतलब ये 0 0 0 0 कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। दिस विल कन्वर्ज टू जीरो, एंड इन दिस केस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2। सो ये वाला तो साइन पाई बाई 2 बनने वाला है, विच इज 1। सो दिस इज ऑलवेज 1। इधर आओ, ये बन जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2
डॉट वन। अब इस पे लिमिट एंड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे क्योंकि ये सीक्वेंस बनेगा आपका एक्चुअल। सो दिस विल ऑलवेज कन्वर्ज टू इन्फिनिटी। सो दिस मीन्स गड़बड़ है। ठीक है, ये दोनों ऐसी दोनों वैल्यूज ले सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या आप सीक्वेंस ले रहे हो। और भी कुछ लिया जा सकता है दूसरे सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर दें। क्या ले लें इसके लिए? कुछ ऐसा ले लें, इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करने वाले लेने हैं। हाँ, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 ले लेते अगर, तो देखते क्या आता। जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। मतलब नहीं, वन कैसे आएगा? वन थोड़ी आएगा। हाँ, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 आएगा ना। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? चलो, इसको मैं बदलती तो ज़्यादा ठीक था, कोई बात नहीं। साइन ऑफ 2n पाई माइनस पाई बाय 2 तो वैसे भी बाहर पड़ा है, और साइन ऑफ 2n पाई माइनस पाई बाय 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? मान लो ये 360 हो, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आना तो ये साइन ही है ना, आएगा तो साइन ना। यहाँ पे 2n पाई है, 360, 180, इस केस में साइन ही आता है। जब 90 हो या 270 हो तब ये चेंज होता है साइन का कॉस। और ये माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 बनेगा। साइन ऑफ, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ ना, साइन ऑफ मान लो यहाँ 360 होता है, 360 माइनस थीटा, तो इसको आप क्या लिखते? माइनस साइन थीटा लिखते ना, या फिर हाँ ऐसे लिख लो, माइनस साइन थीटा ही लिख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट में तो जा नहीं रहा, जा कहाँ रहा है? फोर्थ में। तो दिस इज नेगेटिव। ऑल साइन एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। क्या ऊपर से जा रहा है क्या, या मैं कुछ गलत बता रही हूँ? तो माइनस साइन पाई बाय 2 आएगा और साथ में उसके इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड है, तो क्या आएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी पे भी दिखा दिया हमने, माइनस इन्फिनिटी भी दिखा दिया, जीरो भी दिखा दिया, एक और भी कुछ देख लेना दिखता हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा, नहीं। अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आंसर आना होगा तो सिर्फ और सिर्फ वही आएगा हर एक सीक्वेंस के लिए। उसकी मैं डेफिनेशन अभी बताऊंगी, कंडीशन क्या होती है। तो अगर आप कह रहे हो कि कोई सीक्वेंस है इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है, तो प्योरली डाइवर्ज करेगा, प्रॉपरली डाइवर्ज करेगा, उसके लिए हर एक सीक्वेंस इन्फिनिटी पे ही डाइवर्ज करेगा। जैसे ए एन गोज टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज एफ ऑफ ए एन ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी। तो ये कौन सा केस हो गया? इसमें इन्फिनिटी भी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा है, जीरो भी आ सकता है। ये केस हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें कुछ भी आ सकता है, प्रॉपरली इन्फिनिटी वाला नहीं है। और एग्जांपल्स करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मोनिका, कुछ हद तक क्लियर हुआ? मैं और इन्फिनिटी वाले एग्जांपल तो खैर कराऊंगी, बाकी वो एग्जांपल तब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, नींद आ गई कुछ बच्चों को। और डिरिचलेट फंक्शन देख लेते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, हाँ बताओ।
हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल, मैं वही लेने वाली थी। ठीक है, उस पे हम आते हैं। बहुत सही लिया है आपने। तो मैं ये बता रही थी कि सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स में कैसे रिड्यूस करें इस क्राइटेरिया को। तो एक वो क्राइटेरिया मैं लिखवा देती हूँ, पता नहीं इस नोट्स में कहाँ लिखा है। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा नोट्स के साथ। लिखा तो खैर इसमें सब कुछ है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए मैं बुक रेकमेंड कर रही हूँ। साथ में वो भी पढ़ते रहना और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, बस रियल के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, प्रूफ वगैरह कुछ मत लिखना उसमें। प्रूफ जैसे आप पी एन, हाँ पी प्रूफ बहुत जो इंपॉर्टेंट हो, पी एन बाई क्यू एन मान लो आपको याद नहीं रह रहा, इसका छोटा ही प्रूफ है अल्फा नॉन जीरो अल्फा जीरो वाला जो मैंने कराया है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लेना इसमें, क्योंकि ये जो नोट्स अभी मैं दिखा रही हूँ आपको दिए हैं मैंने, उसमें है नहीं इसलिए। बाकी प्रूफ को अवॉइड करना 99%। और क्योंकि जब जहां भी प्रूफ में आपको दिक्कत आएगी, आप एक दूसरे से डिस्कस कर लोगे, मुझसे डिस्कस कर लोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप प्रूफ तो देखने बैठोगे नहीं हर एक चीज का, इसलिए एग्जाम टाइम के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने वो जरूर बनाते रहना साथ साथ। और टाइम नहीं लगता शॉर्ट नोट्स बनाने में, जल्दी बन जाएंगे क्लास के साथ साथ बना लोगे तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को रैशनल्स और इरेशनल्स के अंदर कैसे रिड्यूस करें। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बोलता है, ये भी लिख लो, फॉर ऑल सीक्वेंसेस इन क्यू, मैं क्या लिखूँ इसको, फॉर ऑल सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स ए एन, इसको मैं ऐसे डिनोट कर देती हूँ, क्यू लिख दिया मैंने, मतलब फॉर ऑल ए एन जो कि सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स है कन्वर्जिंग टू ए, एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एल, एंड फॉर ऑल बी एन इन irrationals, irrational का सीक्वेंस बी एन कन्वर्जिंग टू ए implies f of bn also converges to l। इसका मतलब क्या है, this holds if and only if limit x approaching to a f of x is equal to n। ठीक है, तो उस बात को जो उसको हमने पहले किया, कोई भी दो सीक्वेंसेस लेके उसको हम सीक्वेंशियल सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स और इरेशनल लेके भी कन्वर्ज करा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद, जस्ट अभी इसके बाद ही डिरिचलेट फंक्शन के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि आप कोई भी पॉइंट पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस ऑफ रैशनल भी मान सकते हो और सीक्वेंस ऑफ इरेशनल भी मान सकते हो, और 2 मिनट का काम होगा वो, बस 2 मिनट कहूँ या 2 सेकेंड कहूँ, 2 सेकेंड का काम होगा, अभी बताते हैं। तो डिरिचलेट फंक्शन पे आते हैं, चलो बाद में ही बोलेंगे, फिर उस बाद की बात है ना। अभी इसको देखो, सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स लेते हैं ए एन, जैसे कि मैंने ऊपर बोला है। अब देखो, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ ये दो बातें हो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या होगा, जैसे कि हमने पहले बोला था उसकी स्टेटमेंट बनाना जरा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ए पे। लिमिट इफ एंड ओनली इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी इफ एंड ओनली इफ में होगा, तो उसी को हम यूज करेंगे ऑब्वियसली, इसको तो करेंगे नहीं। ये तो मेन जो बात है मैंने आपको लिखवा दी। अब जैसे यहाँ पे ए एन को हमने 1/n ले लिया, अब आप लोग खुद करो इसको, बी एन को, मैंने का तो हो गया, √2/n ले लिया, एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन कहाँ जा रहे हैं बताओ। हाँ जीरो पे, तो ए एन तो जीरो पे जा रही है, वो तो ठीक है, वो मैंने नहीं लिखवाया। एफ ए एन टेंड्स टू जीरो, ठीक है, बी एन टेंड्स टू जीरो, ठीक है। मतलब हम लिमिट कहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिमिट किस पॉइंट पे चेक करवा रही हूँ, जीरो पे ही करवा रही हूँ। अभी बाकी पॉइंट्स पे भी कर लेंगे इसी के तरीके से, उन उन पे कैसे करेंगे फिर हम उस पर बात करते हैं। लिमिट
n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी x अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स चेक करी जा रही है, क्या इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है? तो एफ ऑफ एन जैसे हमने देखा क्या आएगा बताना। एफ ऑफ एन 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। ये दोनों कांस्टेंट सीक्वेंस बन ही गए हैं। ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन सकते हैं, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है और ये -1। कोई कहेगा कांस्टेंट सीक्वेंस तो लेने नहीं थे। अरे ये वाले कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं लेने थे, ए एन और बी एन को कांस्टेंट नहीं लेना था। नीचे जो आएंगे वो तो आ ही सकते हैं कांस्टेंट, पहले भी तो आए थे। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कांस्टेंट नहीं लेने, ये कहाँ से आ गए। ए एन और बी एन को कांस्टेंट नहीं मानना है, नॉन कांस्टेंट मानना है, उसके बाद हमें करना है। और अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये तो मैंने कहा कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सबको क्लियर है कि मैं 0 पे बात कर रही हूँ? क्योंकि ए एन और बी एन 0 पे कन्वर्ज करने वाले सीक्वेंस थे। एक बार हम नीचे ही आ जाते हैं, ऊपर ही आ जाते हैं, नहीं तो फिर कनेक्शन टूट जाएगा। तो अब हमें सीक्वेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल के तरीके से अगर करना है तो हमें क्या करना होगा? हम्म हाँ हाँ, वही तो बता रही हूँ मैं, वही तो समझा रही हूँ। तो अब जैसे √2 पे हमें मान लो, जैसे कि कोई रैशनल पॉइंट लेते, ए कोई रैशनल पॉइंट होता तो रैशनल की सीक्वेंस कैसे बना लेते? ए पे कन्वर्ज करने वाली a+1/n रैशनल की सीक्वेंस है, बिल्कुल है, ए पे कन्वर्ज करती है। इरेशनल की कैसे बना लेते? a+√2/n इरेशनल की है, यस है, ए पे कन्वर्ज करती है, क्योंकि ए हमने कहाँ से लिया था? रैशनल से लिया था। अब a+√2/n ये गारंटी है कि ये इरेशनल की सीक्वेंस है, क्योंकि देखो a एक इरेशनल नंबर, a एक रैशनल नंबर है, रैशनल प्लस समथिंग इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल आएगा √2/n। दिस इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैंने एक जनरल सी बात कर दी, मैं अभी आती हूँ मेन बात पे। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, मेहनत की बात। ठीक है ना, तो समझ रही हूँ मैं, सबको हो गया होगा ये क्लियर। लेकिन अगर जनरली सीक्वेंस बनानी है, मान लो कोई इरेशनल पे कन्वर्ज करने वाली रैशनल की सीक्वेंस बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे? उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। हम कोई ऐसी सीक्वेंस कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हम यूज कर लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जैसे लेट अल्फा बिलोंग्स टू इरेशनल। एक सीक्वेंस बना लो α(n)/n। ये सीक्वेंस क्या रैशनल्स की सीक्वेंस है? रैशनल की है ना, नीचे तो रैशनल ही है, नीचे तो इंटीजर ही है। ऊपर देखो, ऊपर जो है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेता है। लेकिन अब ये बात है कि अल्फा पे कन्वर्ज करनी चाहिए ये रैशनल की सीक्वेंस, अल्फा क्योंकि एक इरेशनल नंबर था, उसी पे कन्वर्ज करनी चाहिए। तो हमें पता है कि इसकी रेंज हमें पता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। α(n) ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज हमें पता है, मतलब x की रेंज इतनी होती है, x से लेकर x-1 से लेकर x तक, इससे बाहर नहीं जाती। चाहे x नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आप देख लेना करके। ये α(n)/n से α(n-1/n के बीच में होगा, लाई करेगा। ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं इसका कन्वर्जिंग पॉइंट आपको प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ, स्क्वीज प्रिंसिपल से, सैंडविच थ्योरम से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? वो है α-1/n। राइट हैंड वाला अल्फा, दोनों सीक्वेंसेस अल्फा पे कन्वर्ज करते हैं।
तो ये बीच वाला दब के कहाँ जाएगा, अल्फा पे ही कन्वर्ज करता है, इसका मतलब ये भी तो हमने प्रूव कर दिया दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अल्फा। तो अब आपको अल्फा कोई भी इरेशनल नंबर दिया जाए उस पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स आपको मिल जाएगी। मैंने मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, क्लियर है ये वाला? किसी को डाउट है? हम्म। दोनों साइड इक्वल्स टू, जैसे कि हम 2.1 लें, -2, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो नहीं, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट आएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इनइक्वालिटी भी लगा सकते हो ना आप, राइट हैंड साइड पे तो आ ही सकती है। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, जैसे 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 4 ही आएगा, राइट हैंड साइड तो ठीक ही है। ठीक है, तो उस लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वीज प्रिंसिपल हमने लगा दिया। अब देखो मैंने स्क्वीज प्रिंसिपल कैसे लगाया, अगर किसी को इसमें डाउट था। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स है। अगर इस बात में किसी को डाउट हो तो बताओ, ये वाला सीक्वेंस ठीक है, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर तो मैंने एज इट इज रखा है, कुछ नहीं किया। ऊपर देखा है कि अल्फा एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, अल्फा एन -1 से लेकर अल्फा एन के बीच में। स्क्वीज प्रिंसिपल लगाया और देखा, पहले तो देख लेते हैं इधर वाला सीक्वेंस क्या बनेगा, अल्फा -1/n बनेगा। ठीक है, इधर अपना जो सीक्वेंस पड़ा है वो, और राइट हैंड साइड पे अल्फा बन रहा है, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी अल्फा पे जा रहा है, राइट हैंड साइड वाला भी अल्फा पे ही जा रहा है, तो बीच वाला किस पे जाएगा, अल्फा पे ही कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब दिस कन्वर्जेस टू अल्फा एंड दिस इज ऑलवेज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। इरेशनल का बनाना बहुत आसान था। जैसे कि कोई भी नंबर लो, कोई भी बीटा बिलोंग्स टू रियल लो, चाहे वो बीटा रैशनल हो चाहे वो बीटा इरेशनल हो, बीटा प्लस √2/n will always be a sequence of irrationals। ठीक है ना, क्योंकि रैशनल हुआ तो रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इरेशनल हुआ तो इरेशनल प्लस इरेशनल। इस दो टाइप के इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आने वाला है। अच्छा, एक और बात, क्या बोल रही थी मैं, याद ही नहीं है। निर्माल्या, एक क्लियर हुआ आपको? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जैक्ट बताओ ना फिर। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कोई भी रैशनल नंबर लो, उस पे कन्वर्ज करने वाला हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रैशनल होना चाहिए ना, क्योंकि हमें डिरिचलेट फंक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने 0 के लिए चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ लेता √2 पे इसकी लिमिट क्या है, √3 पे इसकी लिमिट क्या है इस फंक्शन की, तो आप कैसे बताओगे?
ये रैशनल और रैशनल वाले क्राइटेरिया से, ये कह रही हूँ मैं। अगर आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाना है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रैशनल एंड इरेशनल सीक्वेंस, तो उसको लगाने के लिए आपके पास सीक्वेंस होनी चाहिए ना। जैसे रूट 2 ले लिया, रूट 2 पे कन्वर्ज करने वाली रैशनल की सीक्वेंस बताओ, कोई आपसे पूछता है तो आपके पास झट से आंसर होना चाहिए एक। इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर कराया कि रूट 2, मान लो अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 है, उस पर कन्वर्ज करने वाली रैशनल की सीक्वेंस मिलेगी कैसे। हम क्या करेंगे, √2n डिवाइडेड बाय n कर देंगे, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू √2। √2 पे कन्वर्ज करने वाली इरेशनल की सीक्वेंस वो तो बहुत इजीली मिल जाएगी। तो कोई भी अगर रियल नंबर लिया जाए, उस पे कन्वर्ज करने वाली रैशनल की सीक्वेंस भी होनी चाहिए और इरेशनल की सीक्वेंस भी होनी चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास। जैसे जनरली बात करती हूँ मैं इस फंक्शन में, डिरिचलेट फंक्शन पे ही आती हूँ तब आपको क्लियर होगा। जैसे फंक्शन हमारा ये था 1 - 1, x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इरेशनल। तो लेट कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेते हैं, लेट c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। व्हाट इज c, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, व्हाट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू सी एफ ऑफ x। किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। अब वो कैसे निकालें, तो इस नंबर पे कन्वर्ज करने वाला एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स लो, एक इरेशनल का सीक्वेंस लो, लेते हैं पहले तो वो लेते हैं। सी पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, जो गारंटी देखी वो रैशनल का सीक्वेंस ही है। अभी मैंने आपको बता दिया था ये सीक्वेंस आपको गारंटी कर देगा कि ये ऑलवेज अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स है। इसकी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करोगे सी पे कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल सी पे कन्वर्ट करने वाला। अब देखो सी मुझे नहीं पता कि रैशनल है या इरेशनल है, बस मुझे गारंटी चाहिए कि कोई भी मैं सीक्वेंस बनाऊं वो सी पे कन्वर्ट कर रहा हो और रैशनल का हो या इरेशनल का हो। तो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल लेते हैं, सी प्लस √2/n, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू सी। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स, ठीक है। दोनों सी पे कन्वर्ज करें, जैसे ही आपने एफ लगाया क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रैशनल के लिए एफ ऑफ दिस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस 1 बनेगा। जैसे ही आपने एफ ऑफ सी प्लस √2/n किया, ये सीक्वेंस ऑफ इरेशनल बनने वाला है। दिस कन्वर्जेस टू 1 एंड दिस आल्सो कन्वर्जेस टू 1 -1, सॉरी। तो क्या हुआ, 1 और -1 इक्वल नहीं आए ना, L1 और L2 अलग अलग आ गए, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। नीचे मतलब यहाँ पे बहुत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो 1 और -1 इक्वल नहीं आए, इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स वही तरीके से लिया है मैंने, पुराने तरीके से जो मैंने ऊपर समझाया था। सीक्वेंस ऑफ रैशनल लेने के लिए कोई भी रियल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे आप √2 ले लो या √2 ले लो। √2 के लिए √2 पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस ऑफ रैशनल कैसे बनेगा, √2n डिवाइडेड बाय n। क्या ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स है, ऊपर इंटीजर्स आ रहे हैं नीचे भी इंटीजर आ रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल है। 2 पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस ऑफ रैशनल 2n बाय n, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, सीक्वेंस ऑफ रैशनल उस पर कन्वर्ट करने वाला मिल ही जाएगा। और ये
जो ये एक थ्योरम है, डेंसिटी थ्योरम भी बोला जाता है इसको, कि कोई भी रियल नंबर ले लो फॉर ऑल वो रूट 2 पे स्क्वीज प्रिंसिपल से जा रहा है ना, ऊपर मैंने कराया था। चला गया ये रहा, ये निर्माल्या बताओ, क्योंकि कुछ पढ़ लेना दोबारा, कल आके फिर से डिस्कस कर लेना। ठीक है ना, चलो आज यहीं बंद करते हैं, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ।